जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ दुबे मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। एक नई उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई में जी जान लगाकर लगे हुए होंगे। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर एडिशनल बुक से आप क्वेश्चंस करवाओ, पूरा का पूरा एडिशनल बुक मुझे करवाओ, तो वो आज से स्टार्ट हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की और उदाहरण संख्या 1 से लेकर 5 तक की। वास्तविक संख्याएं एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त चैप्टर है जो 10th में आपके काम आ ही रहा है। आगे चल के आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो यहां से मतलब संख्याएं चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अभी आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो उस टाइम पर आपको परेशानियां बहुत ही कम होने वाली हैं। चीजें आपको बड़े ही आसानी तरीके से समझ में आने लगेंगी, क्योंकि जब आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर जो टीचर आपको पढ़ाता है वो ये मान के चलता है कि ये बेसिक चीजें आप 10th क्लास में पढ़कर आए हैं, ये सब कुछ आपको पता होगा। तो देखो, मैथ्स में अगर बेसिक आपका बहुत अच्छा है तो आगे की भी जो मैथ्स की जर्नी होती है, आगे की जो तैयारियां करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो आई होप कि ये सारी बातें आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मेरा नाम है सौरभ दुबे, मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस ये संख्याएं तो हमने पढ़ा है बचपन से कि 1 2 3 4 सर ये सब संख्याएं होती हैं, लेकिन वास्तविक संख्याएं ही नाम क्यों दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है संख्याओं की स्टोरी स्टार्ट होती है। और संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो वास्तविक संख्या हो गई जो वास्तव में होती हैं वास्तविक संख्या, एक हो गई काल्पनिक संख्या। एक कौन हो गई? काल्पनिक संख्या, जिसकी हम कल्पना करते हैं, वास्तव में ये नहीं होती हैं। तो संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो वास्तविक संख्या हो गई, दूसरी क्या हो गई? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में हमें 11th 12th में पढ़ाया जाता है और वास्तविक संख्या के बारे में हम छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से पढ़ा होगा, तो 10th क्लास में आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले हम वास्तविक संख्या को जान लेते हैं कि सर वास्तविक संख्या को आगे फिर से दो भागों में बांटा गया। फिर से दो भागों में वास्तविक संख्या को बांट दिया गया। पहला हो गया आपका परिमेय संख्या और दूसरा हो जाता है आपका कौन सा? अपरिमेय संख्या। दूसरा कौन सा हो जाता है? अपरिमेय संख्या। इतनी बातें क्लियर हैं? अब सर परिमेय संख्या हमने पढ़ा है कि ऐसी संख्या है जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 के बराबर ना हो। और p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। ऐसे ही अपरिमेय संख्या में यहाँ पर लिख लेंगे p और q क्या है? पूर्णांक है। ऐसे ही अपरिमेय संख्या की अगर मैं बात करूं तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 के बराबर नहीं है। इतनी बातें क्लियर हैं? जहां पर p और q फिर से पूर्णांक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कि कब परिमेय संख्या लिखेंगे और कब अपरिमेय संख्या। ये क्या है सर? परिमेय संख्या है 2/3। 22/7 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि इन संख्याओं को आप p बटे क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, है ना? p बटे क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में लिख पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि सर √3 जो है ये परिमेय है या अपरिमेय, तो आप बताएंगे कि इसको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब तुम शरारती तो हो ही, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर इसके नीचे मैंने लगा दिया एक, अब हो गया p बटे क्यू के रूप में। तो मैंने एक बात बताई है तुमको। क्या बताया है? कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या करड़ी में 3 √3 एक पूर्णांक संख्या है? नहीं है सर। √3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। अब मुझे बताओ 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो बिल्कुल हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है। अब मुझे बताएंगे आप -2 एक परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? तो -2 को भी आप -2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा।
इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आगे बढ़ते हैं। हमने सीख लिया कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। बहुत सारी संख्याओं के बारे में आपने पहले भी सीख रखा है, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये सब कुछ आपको आता होगा। नहीं आता तो थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे। तो आपने सीखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को यहीं छोड़ देते हैं और परिमेय संख्या की कहानी को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्या को सर हम बांट देते हैं पूर्णांक में और दशमलव में, पूर्णांक में और दशमलव या भिन्न में, दशमलव या भिन्न में, है ना। दशमलव ही कहना उचित है लेकिन भिन्न भी लिख दिया। अब पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं आपके। पहला हो गया धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और एक पूर्णांक और आता है जो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, जिसका नाम है जीरो। शून्य ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके इधर जो आते हैं, मतलब धनात्मक ऋणात्मक थोड़ा मैं इधर उधर लिख दिया। मैं अगर ऋणात्मक इधर लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक आते हैं और राइट साइड की मैं बात करता हूं तो क्या आते हैं, धनात्मक पूर्णांक आते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये अनंत तक चलता चला जाएगा, ये सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। और जीरो के बाईं तरफ अगर मैं बात करता हूं तो -1 -2 -3 ये भी अनंत तक चलता चला जाएगा और इन सभी पूर्णांकों को हम नाम देंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इतनी बातें समझ में आ गई कि सर परिमेय संख्या को हम पूर्णांक और दशमलव या भिन्न में हम आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न को आप दशमलव में बदल सकते हो दोस्त और दशमलव को आप भिन्न में बदल सकते हैं। बात कर लेते हैं अब दशमलव या भिन्न की। दशमलव या भिन्न की, तो दशमलव या भिन्न की अगर मैं बात करूं तो दशमलव जो है, दशमलव की मैं बात करता हूं, भिन्न को यहां से हटा ही देता हूं मैं। दशमलव की अगर मैं बात करता हूं तो दशमलव को आगे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दशमलव को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो जाता है शांत दशमलव और दूसरा हो जाता है अशांत दशमलव। पहला कैसा, शांत दशमलव, और दूसरा कैसा हो गया, अशांत दशमलव। ध्यान देना यहां पर मेरी बात को। अगर शांत दशमलव है, शांत दशमलव क्या होता है, 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हो, एक बार फिर से समझो। शांत दशमलव क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 2.5, ये शांत है, लेकिन यही मैंने लिख दिया कि 2.5555 चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, रुक नहीं रहा। तो ऐसा भाग जिसको आप भाग करते हैं, ऐसा भाग जिसका शेषफल 0 आ जाता है, जैसे आप अगर 2 और 5 को विभाजित करते हैं, इसमें शेषफल 0 आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 2 दूना 4, 1 आ गया, दशमलव लगा, 0 आ गया, 2 पंजे 10, शेषफल 0 आ गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये शांत हो गया। लेकिन अगर आप 1/3 को आप विभाजित करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर तो सर रुक नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है ना, रुक नहीं रहा है, ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, ये 3 3 3 3 आता चला जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव जिसमें भाग देने पर ये शेषफल 0 ही नहीं आता, 0 नहीं हो रहा, तो ऐसे दशमलव को हम नाम देते हैं अशांत दशमलव। अब अशांत में भी दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी आप क्या देख रहे हो कि संख्याएं अपने आप को बार बार दोहरा रही हैं। दशमलव के बाद संख्याएं अपने आप को बार बार दोहरा रही हैं। जैसे एक और उदाहरण मैं लिख देता हूं, 0 1 0 1 0 1 0 1 चलता चला जा रहा है। 0 1 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। तो ये अशांत दशमलव हो गया। लेकिन अशांत दशमलव भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपके सामने है, जिसको हम अशांत आवर्ती बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, है ना। आवर्ती, अशांत आवर्ती। अगर हम बात करें कि ऐसा दशमलव जो सर अशांत भी है लेकिन आवर्ती नहीं है, कैसा है, अनावर्ती है, अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, दोहरा नहीं रहा है। कैसा होगा वो देखने में, 3.1 2 4 6 7 8 9 2 3 5 कुछ भी लिख दिया, दोहरा नहीं रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहां पर पैटर्न बन रहा था 0 1 0 1 0 1 0 1,
यहाँ पर कोई संख्या दोहरा नहीं रही है, मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं, जो दशमलव में तो हैं, अशांत भी हैं, अपने आप को दोहरा भी नहीं रही हैं, तो ऐसी सभी संख्याओं को आप नाम देते हैं दोस्त क्या? अशांत अनावर्ती को क्या नाम देते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ऐसी सभी दशमलव की संख्याएं जो अशांत हैं, अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी हैं, वो सभी संख्याएं आ जाती हैं किसमें? अपरिमेय में। इतनी बातें क्लियर हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर आपको कहीं शांत दिख गया, आंख बंद करके बोल दो क्या है वो? परिमेय संख्या है। अगर कहीं शांत दशमलव दिख गया तो क्या है वो? परिमेय संख्या है। सर अशांत दिख गया, अशांत के साथ आवर्ती दिख गया, वो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं 10th क्लास में देखता हूं कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सब कुछ बढ़िया से आता है, लेकिन अभी मैं उठा के पूछ लूं कि परिमेय संख्या क्या होता है, आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं, ये सारी बातें जो भी मैंने आपको पढ़ाया, बेसिक चीजें हैं जो 9th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत या पूरा पूरा पढ़ लिया है। 9th क्लास में सिखाया जाता है ये आपके पहले चैप्टर में, संख्या पद्धति में। तो वो चीजें एक बार रिपीट करवा दिया, जिससे कि आपकी यादें ताजा ताजा हो गई होंगी, क्योंकि ये सारी चीजों की नॉलेज आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसका यूज जो है वो चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं में होना है। बाकी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत पहले से आती होंगी। जैसे प्राकृतिक संख्याओं की मैं बात करूं तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको आप गिन सकते हैं, अभी कितनी उंगलियां दिख रही हैं आपको? सर एक भी नहीं। सर एक भी नहीं, गिन नहीं पा रहे हो तो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैंने एक भी फिंगर दिखाया, कोई भी फिंगर दिखाया, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जितनी भी फिंगर आपको दिख रही हैं ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहां से हो रही हैं? प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं नंबर 1 से। अगर नेचर में प्रकृति में कोई चीज है तो वो 1 हो सकती है, कभी 0 नहीं हो सकती। 0 होगी तो वो होगी ही नहीं, तो 0 नाम नहीं दिया गया इनको, प्राकृतिक संख्या का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि प्रकृति में ये एग्जिस्ट करती हैं, है ना। अब ये मैं पूछूं कितना है तो आप बोलोगे सर 1 है। कितनी फिंगर्स हैं? आप बोलोगे 2 है, क्योंकि आप इनको काउंट कर पा रहे हो। तो ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 चलते चले जाओ। ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अब कहीं ना कहीं प्राकृतिक संख्याओं में एक कमी थी, और वो कमी किसकी आ रही थी? शून्य की आ रही थी, 0 की आ रही थी। अब इस कमी को पूरा करने के लिए इसमें 0 को जोड़ दिया गया। किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में। ये थी आपकी प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको हम कैपिटल एन से, बड़े एन से डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याएं ये थी जिनमें कोई ना कोई तो कमी थी। सर इसमें 0 होना चाहिए, क्योंकि जब मैं नंबर 10 लिखता हूं तो उसमें 0 दिखता है मुझे, तो इसमें 0 नहीं आ रहा था। तो इन प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण बनाने के लिए एक नया नंबर आ गया, होल नंबर। W से डिनोट करेंगे इसको, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण कब होंगी? जब आप इसमें 0 को जोड़ देंगे। तो 0 1 2 3 4 ये सभी की सभी क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। अब पूर्ण संख्याओं के इधर गए अगर लेफ्ट साइड में, सर ये 0 1 2 3 4, अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा, बाईं तरफ जाऊंगा, तो मुझे -1 -2 ये सब कुछ मिलने लगेगा अनंत तक। -1 -2 -3 -4 ये सब कुछ मिलने लगेगा आपको अनंत तक। उधर का तो है ही, उधर का तो है ही। इन सभी संख्याओं को, इन सभी संख्याओं को क्या बोला गया? ये जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाती हैं, इन सभी संख्याओं को क्या नाम दिया गया भाई? यहां से लेके यहां तक। तो इन सभी संख्याओं को नाम दिया गया इंटीजर्स का। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक का। इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इनको नाम दिया गया पूर्णांक का। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से आ रही होंगी। और ये सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है परिमेय संख्याएं? क्योंकि जितनी भी संख्याएं यहां पर लिखी गई हैं, आप हर एक संख्या को, हर एक संख्या को आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं बड़े ही आराम आराम से। कैसे? सर 3 को लिख के दिखाओ, 3 बटे 1 लिख दिया। सर 0 को लिख के दिखाओ, 0 बटे 1 लिख दिया। सर -2 को -2 बटे 1 लिख दिया। आप इन सभी संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ये कहानी आपको 9th क्लास में भी पढ़ाई गई, एक बार रिपीट करवा दिया, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके 10वीं क्लास में बने हुए हैं।
है ना। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूँगा तो आपको पता चलता होगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, आ जाते हैं मैथ्स के पहले टॉपिक, 10th क्लास के पहले टॉपिक में, पहले चैप्टर के पहले टॉपिक में, जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, क्या होती है, ये समझेंगे हम। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई भी नंबर लिख दिया जो एक भाज्य संख्या है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए सर कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। इनके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद हम आएंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर। भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, उनको हम नाम देते हैं अभाज्य संख्याएं। और सरल भाषा में मैं अगर बताऊं तो एक के पहाड़े में सभी आते हैं, एक के पहाड़े में सब संख्याएं आती हैं। क्या 17 एक के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है सर। सर 20 आता है? हाँ आता है सर। 100 आता है एक के पहाड़े में? सभी संख्याएं, जितनी भी पूर्णांक हैं वो सभी एक के पहाड़े में आएंगे, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं आपके, सभी संख्याएं। तो एक के पहाड़े में तो सब आएगा, लेकिन ऐसी संख्याएं जो एक के पहाड़े में आ रही हैं और केवल अपने पहाड़े में आ रही हैं, जैसे 3 हो गई एक संख्या, ये एक के पहाड़े में आएगी या तो 3 के पहाड़े में आएगी। दुनिया में दूसरा कोई पहाड़ा नहीं बना, दूसरा कोई टेबल नहीं बना है जिसमें 3 आ रहा हो। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल केवल दो ही गुणनखंड हो, एक तो 1 और दूसरा खुद वो नंबर। तो एक तो 1, दूसरा खुद वो नंबर, खुद वो नंबर मतलब नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हैं, एग्जैक्ट दो गुणनखंड, दो से ना कम होने चाहिए ना दो से ज्यादा होने चाहिए, उन सभी संख्याओं को आप नाम देते हैं प्राइम नंबर्स का, अभाज्य संख्याओं का। अगर हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई? ऐसी सभी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हों। आपने देखा कि अगर दो गुणनखंड हैं तब तो वो अभाज्य संख्या हो जाती है, तब तो वो अभाज्य संख्या हो जाती है। लेकिन अगर दो से भी ज्यादा गुणनखंड हो गए, जैसे एक नंबर ले लेता हूं मैं 10, 10 के जरा गुणनखंड बता देना कि किसके किसके पहाड़े में आता है ये। सर एक के पहाड़े में आपने बताया सब आते हैं, और अपने भी पहाड़े में सब आते हैं। लेकिन लेकिन अगर इतना ही होता तब तो ये भी एक अभाज्य संख्या हो जाती, कि अगर ये केवल 1 और 10 के पहाड़े में आता तो। ऐसा ही बताया ना कि एक के पहाड़े में और 10 के पहाड़े में, खुद के पहाड़े में आए और किसी के पहाड़े में ना आए तब तो अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि ये 2 के पहाड़े में भी आता है, ये 5 के पहाड़े में भी आता है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या ज्यादा हो चुकी है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आई होप कि क्लियर होगा। इसमें मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स मतलब कि दो या दो से अधिक गुणनखंड, मोर देन टू फैक्टर्स, दो या दो से अधिक गुणनखंड, तब वो भाज्य संख्या हो जाएगी। अब तुम्हारा एक छोटा सा काम आ गया यहाँ पे, एक छोटा सा काम तुम्हारे पास आ चुका है भाई। क्या काम है? काम ये है कि जल्दी से यहाँ गिनती लिख के दिखा दो मुझे। सर ये तो बहुत ही मजेदार काम है, ये तो बचपन से ही सीखता हुआ आ रहा हूं मैं। 1 से 10 तक हमने गिनती लिख लिया, और इसमें अब हम ढूंढते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। जैसे अगर मैं 1 की बात करूं, आपको लग रहा होगा कि ये अभाज्य है, क्योंकि एक या तो 1 के पहाड़े में आ रहा है। अरे भाई एक तो केवल केवल 1 के पहाड़े में आ रहा, और किसी के पहाड़े में 1 आता है क्या? नहीं आता। तो इसके कितने गुणनखंड हैं? केवल 1 गुणनखंड है। मैंने क्या बताया कि 2 गुणनखंड हैं अगर, तब तो वो अभाज्य हो गया, और 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हैं, तब तो वो भाज्य हो गया। लेकिन बेचारे एक के पास केवल और केवल 1 गुणनखंड, जैसा नाम वैसा काम। इसका नाम भी एक है, गुणनखंड भी एक है, तो ना तो मैं इसको अभाज्य बोल सकता हूं क्योंकि वहां 2 गुणनखंड चाहिए, ना तो मैं इसको भाज्य बोल सकता हूं क्योंकि यहां 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए। तो एक जो है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब एक संख्या जो है ना भाज्य है, ना भाज्य है,
ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। क्लियर है बातें? अब बात कर लेते हैं संख्या 2 की। अब बात करेंगे दोस्त हम संख्या 2 की। संख्या 2 या तो 1 के पहाड़े में तो सभी आते हैं, 2 के पहाड़े में भी ये संख्या आएगी 2। क्या कोई और पहाड़ा दिख रहा है जिसमें 2 आ रहा हो? नहीं सर। या तो ये 1 के पहाड़े में आएगा या तो ये 2 के पहाड़े में आएगा। तो 2 एक कैसी संख्या हो गई? ये एक अभाज्य संख्या हो गई, प्राइम नंबर हो गया। तो इसको मैंने P लिख दिया। ये एक प्राइम नंबर हो गया क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड हैं। 3 की बात करो, 3 की बात करो, 3 को जरा देखना सर, इसमें 1 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 के पहाड़े में भी आ जाएगा, और किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। 4 की बात कर लो, 4 की बात, अगर 4 की बात हम करते हैं तो 4 सर 1 के पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में आता है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये आ गई कि ये तो 2 के पहाड़े में भी आता है। तो 4 कैसी संख्या हो गई? 4 हो गया आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 5 की बात कर लो। अब 5 की बात करके मुझे बताओ कि 5 में क्या सीन चल रहा है? सर 5 में या तो 1 के पहाड़े में आएगा या तो 5 के पहाड़े में आएगा, या तो 1 के पहाड़े में आएगा या तो 5 के पहाड़े में आएगा। तो ये तो प्राइम नंबर हो गया, ये तो भाई प्राइम नंबर हो गया। 6 की बात करते हैं, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 4 गुणनखंड लिए बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। 4 गुणनखंड है तो भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब बात कर लेते हैं हम नंबर 7 की। अब बात कर लेते हैं दोस्त नंबर 7 की। नंबर 7 के पास सर ये 1 के पहाड़े में आएगा या खुद के पहाड़े में आएगा, और ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं है जिसमें 7 आता हो। तो ये कैसा नंबर हो गया? ये भी हो गया एक अभाज्य संख्या, ये भी हो गया एक अभाज्य संख्या, मतलब इसको भी हम बोल देंगे प्राइम। 8 की बात करेंगे, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, खुद के पहाड़े में, तो ये हो गया एक कंपोजिट नंबर, ये हो गया एक कंपोजिट नंबर। 9 की बात कर लो, 9 की बात करेंगे अब, 9 की बात। सर 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, खुद के पहाड़े में, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये भी हो जाएगा कंपोजिट नंबर। 10 आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 10 एक भाज्य संख्या है या एक अभाज्य संख्या है। तो ये 1 से 10 की कहानी क्यों बताया मैं? क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना? मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, लेकिन यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और शायद आपको वो बात ना पता हो। आइए देखते हैं किस प्रकार के। अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई, ये सब हटा दूं, अब अगर स्क्रीनशॉट लेना हो पहले इतने का ले लो, ये सब मैं हटा रहा हूं। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, क्या ये भाज्य संख्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हो गया? अगर भाज्य संख्या में एक छोटी सी बात पूछता हूं मैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दो, सबसे छोटी, सबसे छोटी आप बताएंगे सर ये रहा 4। कंपोजिट नंबर यहीं पर पहले आया था, ये तो है ही नहीं, ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो सबसे पहला भाज्य कौन आया था? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई 4। अब मैंने आपसे पूछ लिया सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, और दूसरा मैंने पूछ लिया सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। ये दोनों बता दो जल्दी से। भाज्य संख्या की बात हो रही है, मतलब जहां पर सी लिखा है वहीं पर ध्यान देना है, जहां पर कंपोजिट नंबर लिखा है वहीं पर ध्यान देना है। सबसे छोटी अगर समभाज्य संख्या की बात करूं मैं, तो वो तो फिर से 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 एक सम संख्या है, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या हो गई? 4। लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या 4 है? नहीं है। क्या 6 है? नहीं सर। 6 जो है 2 से विभाजित होता है, 2 के पहाड़े में आता, ये भी नहीं है। क्या 8 है? नहीं सर, 8 भी 2 के पहाड़े में आता है, 8 भी 2 से विभाजित होता है, तो ये भी नहीं होगा। 9 की बात कर लेते हैं। 9 एक विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी 9। इतनी बातें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है। आ जाओ अभाज्य संख्या की तरफ। बताएंगे आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी दिख रहा है सबको? सर 2 है।
अब आप बताएंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो देखो सम अभाज्य संख्या इकलौती और सबसे छोटी दो है। दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, बहुत सारी हैं, अनगिनत हैं, लेकिन इकलौता दो ही ऐसी एक संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। और जितनी आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे, जितने आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, वो सब की सब विषम होंगी। एक दो ही है जो सम संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगली बात करेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, जल्दी से बता दो, जल्दी से। सर दो तो सम संख्या थी, तो दो के बाद वाला तीन एक अभाज्य संख्या है, विषम भी है, तो तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि दो के पहाड़े में जो नहीं आता विषम होता है, दो के पहाड़े में तीन आता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। 1 2 3 यहाँ पर और 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 और 3 यहाँ पर। इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आएंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। बात कर लेते हैं इसकी, बात कर लेते हैं अब इसकी। क्लियर है बातें यहां तक? यहां तक की सारी स्टोरी क्लियर है एकदम बढ़िया से? ठीक है। बात करेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो है ये क्या कहती है सर? ये कहती है कि दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या, जैसे मैंने लिख दिया कि 15, मैंने लिख दिया सर 20, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। हाँ सर। क्यों है भाज्य संख्याएं? क्योंकि इनके दो से ज्यादा गुणनखंड हैं। अपनी टेबल के अलावा ये दूसरे के टेबल में भी आते हैं। 3 पंजे 15, 3 के पहाड़े में आ गया। 5 तियां 15, 5 के पहाड़े में आ गया। 10 दूना 20, 2 दहाई 20, 4 पंजे 20, बहुत लोगों के पहाड़े में आ रहा है। तो दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपसे यह कहती है कि दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या हो, उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुणनखंड के रूप में मतलब यहां देखो संख्याओं के गुणनफल के रूप में, संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। भाज्य संख्या को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं? भाज्य संख्या को आप व्यक्त कर सकते हैं अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बस नाम थोड़ा सा अलग सा दिख गया आपको। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में। सर क्या लिख दिया, कुछ समझ नहीं आया? ठीक है टेंशन ना लो, लिख तो लेने दो पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये रही भाज्य संख्या, सर करके दिखा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तो मान जाऊं। तो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 5। 15 एक भाज्य संख्या थी जिसको मैंने दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही आप 20 को भी लिख सकते हो। कैसे? अब किसी ने अगर ये लिख दिया तो ये बात गलत है भाई, ये बात गलत है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है 4 एक भाज्य संख्या है, तो ये नहीं लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है? यहां की सभी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। आ जाओ फिर से ट्राई करते हैं। अगर मैंने लिख दिया 2 दूना 4 पंजे 20, 2 दूना 4, 4 पंजे 20। अब आप देखेंगे कि यहां पर सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी नंबर उठाओ। सर 100 उठा के दिखाओ। चलो 100 एक भाज्य संख्या है, इसको मैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख के दिखा रहा हूं। कैसे? 2 50 हो गया, 25 हो गया, ये हो गया। 2 दूना 4 पंजे 20 पंजे 100। मतलब ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। एक भाज्य संख्या को मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, और ये व्यक्त करने का तरीका अद्वितीय होता है, मतलब इसके जैसा और कोई नहीं। क्या कोई और तरीका है 3 गुणे 5 के अलावा? 3 गुणे 5 के अलावा 15 को लिखने का कोई और तरीका है? किसी के मन में आ गया सर? हाँ है, 15 गुणे 1। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये गुणनफल जो है वो अभाज्य संख्याओं के होने चाहिए, ना तो 15 अभाज्य संख्या है ना ही एक अभाज्य संख्या है। ये बात नहीं बोल रहा था मैं, अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो 3 गुणे 5 के अलावा कोई भी नियम नहीं है कि इसको अलग से लिखा जाए, है ना। इसको 15 को लिखोगे तो हमेशा आप 3 गुणे 5 लिखोगे, भारत में लिखोगे तो भी यही लिखोगे, अमेरिका में जाके लिखोगे तो भी यही लिखोगे भाई। 3 गुणे 5 अद्वितीय है, हर जगह पर यही है बस। अद्वितीय का मतलब इकलौता, इसके जैसा कोई नहीं, है ना। किसी को लग रहा होगा कि सर हमारे पास एक जुगाड़ है 5 गुणे 3 लिखने का, बिल्कुल लिख सकते हो,
लेकिन ये अद्वितीय नहीं है, इसके क्रम को ध्यान में नहीं रखना, इनको आगे पीछे करके दिमाग नहीं लगाना, आपको क्रम को ध्यान में नहीं रखना है। ऐसे ही आप यहां पर भी देख सकते हैं, 2 गुणे 5 के अलावा और कोई तरीका नहीं है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त करने का। किसको? 20 को। तो समझ गए। आ जाओ पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है ये धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल से संबंधित होती है। धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल से संबंधित होती है। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि आप दुनिया के सभी प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं। दुनिया के सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसका स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। और यहीं पर याद कर लेना है, इसको कल के लिए नहीं छोड़ना। कैसे याद करोगे? दुनिया की प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, अद्वितीय तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है बातें? कोई डाउट नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं। यहां अद्वितीय शब्द से क्या तात्पर्य है? जो मैंने बताया था कि इसके जैसा कोई नहीं, ये एक ही तरीका है। या इसको आप आरोही क्रम में कर ले या तो आप इसको अवरोही क्रम में कर लें। ठीक है, क्लियर है बातें? अद्वितीय का मतलब इसके जैसा कोई नहीं। तो ये हम बात कर रहे थे आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की, और इससे ही रिलेटेड एक प्रमेय और है आपके बुक में। प्रमेय क्या लिखा है बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या है जिसका वर्ग है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 6 का वर्ग जो है वो किससे विभाजित हो जाएगा? 6 का वर्ग जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। सही बात है? अरे छछिया का 36 होता है, 6 गुणे 6 36 होता है। 36 3 से विभाजित है, 36 जो है वो 3 से विभाजित है। कितना आ गया? 12, 12 तिया 36। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है, किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है, तो वो संख्या भी इससे विभाजित होगी। मतलब 6 का वर्ग अगर 3 से विभाजित है तो 6 भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगा। बात सही है? जैसे आपने ले लिया सर, जो हमने एक नंबर ले लिया कोई भी बड़ा सा, जैसे कि आपने ले लिया 25 ले लिया। आपने बोल दिया कि 5 का वर्ग जो है वो 5 से विभाजित है। तो अगर इसका वर्ग 5 से विभाजित है तो ये संख्या जो लिखी गई है नीचे, ये जो संख्या है ये भी 5 से विभाजित होगी। आइए एक बार इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक तथा p अभाज्य संख्या है। याद रखना p हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। नीचे जो संख्या लिख रहे हो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। समझना समझना इसको। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम? आपको अच्छे से पता होगा कि आपके एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि √2 को, करड़ी में 2 को, √3 को, √5 को, √7 को, और क्या और क्या, और आपका आ जाता है 2 + √3 को, 3 - √5 को। इन सभी को अपरिमेय सिद्ध करना, इन सभी को अपरिमेय सिद्ध करना हर एक साल प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसको जब आप सिद्ध करते हो अपरिमेय, जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, इसको अपरिमेय सिद्ध करने में इस प्रमेय का प्रयोग होता है। तो बड़े ही ध्यान से बस आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर इसका वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, कोई भी अभाज्य संख्या लेनी है हमेशा, अगर इसका वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो ये संख्या जो a है वो भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। सर फिर से यही वाला एग्जांपल दे दो। 6 का वर्ग जो है वो 4 से विभाजित है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 4 से विभाजित है, 4 9 36। लेकिन सर दिक्कत आ गई, 6 का वर्ग 4 से विभाजित है तो 6 भी 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर 6 का वर्ग 4 से विभाजित है तो 6 भी 4 से विभाजित होना चाहिए। नहीं है, दशमलव में आ गया, नहीं है। अरे भाई एक बात बताओ मुझे, एक बात मुझे ध्यान से बताओ कि मैंने क्या बोला था? नीचे क्या होना चाहिए? नीचे क्या होना चाहिए? नीचे एक अभाज्य संख्या लेनी है, तो कभी ये गलती नहीं करेंगे। आधी बात समझ में? नीचे जैसे ही आपने अभाज्य संख्या लिया कि सर 6 का वर्ग 3 से विभाजित है तो 6 भी अपने आप 3 से विभाजित हो जाएगा। यही कहता है, यही कहता है प्रमेय। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम √2, √3, √5, √7 इन सभी को अपरिमेय सिद्ध कर रहे होंगे अपने अगली क्लास में। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं
कि ये जो हमने पढ़ा है अभी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि प्रत्येक दुनिया की प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने का जो तरीका होता है वो अद्वितीय होता है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसका यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, है ना। पढ़े हो तो कुछ ना कुछ उसका फायदा उठाओ। क्या क्या फायदे उठा सकते हैं आप इसका यूज करके, इसका प्रयोग करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये निकाल सकते हैं आप इसका प्रयोग करके। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या कहती है कि आप अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं, जैसे करड़ी में 2 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इन सभी को अपरिमेय इर्रेशनल सिद्ध कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तीसरी बात क्या है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार को निर्धारित करना। जैसे आपने दशमलव में भी बताया ना, दशमलव देखते ही बता दोगे कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। ये 3 चीजें हमें इसका अनुप्रयोग में पढ़ना है। आइए सबसे पहली बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे होंगे एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। तुम्हें निकालना आता है लेकिन इसका मतलब ही नहीं जानते हो। जैसे 12 और 18 का जब आप एचसीएफ निकालोगे, कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जब आप निकालोगे तो 6 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 6। एचसीएफ जो होती है, एचसीएफ जो होती है सबसे बड़ा फैक्टर होता है। हाईएस्ट का मतलब क्या, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को एक साथ विभाजित करती है। जो ये सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को एक साथ विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ, सर इन दोनों संख्याओं को दो भी तो विभाजित कर रहा है। 2 छक्का 12, 2 9 18, तो 6 ही क्यों एचसीएफ आया, क्योंकि 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे। तो 2 इसका महत्तम समापवर्तक नहीं होता है। महत्तम समापवर्तक एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है। इतनी बात क्लियर है। जैसे 6 दूना 12, 6 18, आपको लग रहा होगा सर 18 तो 9 से भी विभाजित है, लेकिन दोनों संख्याएं नहीं है। 18 तो है लेकिन 12 भी तो होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो, दोनों संख्याएं होनी चाहिए एक साथ। तो ये होता है महत्तम समापवर्तक, जो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। ऐसे ही आप लघुत्तम समापवर्तक की अगर बात करेंगे और मैं इन्हीं दोनों संख्याओं के लघुत्तम की बात करता हूं तो कितना आ जाएगा, एक बार मुझे चेक कर लेने दो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एचसीएफ का मतलब तो सर समझ में आ गया कि एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट, मतलब सबसे छोटी संख्या। जो 36 है ये सबसे छोटी संख्या है, मतलब इससे छोटी और संख्या नहीं मिलेगी। ये जो 36 है ये सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित होती है। ये जो था इन दोनों संख्याओं को विभाजित करता था, लेकिन ये जो एलसीएम है ये इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। 12 तिया 36, 18 दूना 36। 36 से बड़े नंबर मिल जाएंगे आपको जो इन दोनों से विभाजित होंगे, जैसे 72 हो गया, जैसे 108 हो गया। 36 से बड़े नंबर मिल जाएंगे जो इन दोनों से एक साथ विभाजित होंगे, लेकिन 36 से छोटा नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों से एक साथ विभाजित हो रहा हो। तो ये मतलब होता है एचसीएफ और एलसीएम का। आइए एक बार देखते हैं यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक पूर्णांक के एक से अधिक उभयनिष्ठ भाजक, उभयनिष्ठ भाजक हो और इनमें सबसे बड़ा भाजक हो, है ना, उभयनिष्ठ भाजक हो और सबसे बड़ा भाजक हो। जैसे इन दोनों में उभयनिष्ठ है 6 और 6 सबसे बड़ा है। उभयनिष्ठ होने को 2 भी तो उभयनिष्ठ है, लेकिन 2 सबसे बड़ा नहीं है। एलसीएम की बात करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से पूर्णतया विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, सबसे छोटी संख्या। आ रही बात समझ में, क्लियर है। और एक फॉर्मूला भी आता है यहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल यहां से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे कि 2 संख्याएं, ये फॉर्मूला केवल और केवल 2 संख्याओं के लिए ही वैलिड है, केवल और केवल 2 संख्या, 3 संख्या की नहीं।
दो संख्याओं का अगर एलसीएम ले लिया, दो संख्याओं का एचसीएफ ले लिया, एलसीएम और एचसीएफ को अगर आपने गुणा किया और दोनों संख्याओं को गुणा किया तो ये दोनों गुणा आपस में बराबर होते हैं। इसका जो भी मान आएगा, इसका जो भी मान आएगा बराबर आएगा। करके दिखाऊं, यहां पर हमने दो संख्याएं लिया था 12 और 18। अगर मैं संख्याओं का गुणा करूं, ये संख्याओं का अगर मैं गुणा करूं और एक तरफ मैं एलसीएम और एचसीएफ का अगर गुणा करूं, एक तरफ मैं संख्याओं का गुणा करूं, एक तरफ मैं एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करूं, तो ये दोनों बातें बराबर आनी चाहिए। सर संख्याएं तो 12 और 18 थी, एलसीएम क्या था 36 था, एचसीएफ क्या था 6 था। अब 12 18 को गुणा करो, मतलब दी हुई संख्याओं को गुणा करो और उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करो, ये दोनों गुणा हमेशा बराबर आते हैं। ये केवल और केवल दो संख्याओं के लिए ही वैलिड है। आइए करके देखते हैं। 12 बट्ठे 96, 6 हो गया, 9 हो गया कैरी, 12 इक्यावन में 12 और 9 21, ये तो 216 आ गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 216 आ गया, ये भी 216 आना चाहिए। आइए देखते हैं। 6 गुणे 6 36, कैरी हो गया 3, 36 का 18 और 3 21, 216। समझ में आ गई बातें, यहां तक कोई डाउट नहीं। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। आज हमें 5 उदाहरण भी करना है एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनकी परिभाषा क्या होती है? पहली बात, इनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी बात ये कहती है, तीसरी बात आपकी क्या कहती है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें भी यही तीनों बातें होती हैं, लेकिन p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो। यहां पर भी p और q पूर्णांक हैं, है ना, और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। एक अपरिमेय संख्या पाई, एक यहां पर पाई नहीं लिखा है, पाई लिख लेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान आप बार बार 22/7 लेते हैं, यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? यह परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय। एक बात समझना, एक बात समझना, कभी भी अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सर यहां कैसे बराबर कर दिया, यहां कैसे बराबर कर दिया? क्योंकि पाई का मान ही तो ये होता है। हम लिखते हैं ना पाई बराबर 22/7, बराबर तो कर दिया आपने। ये अपरिमेय है, ये आप बता रहे हो परिमेय है, बराबर तो कर दिया। तो बराबर हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया है। जो आप गुणा भाग करते हैं उसको आसान बनाने के लिए। वाकई में इसका मान और इसका मान दोनों अलग अलग आते हैं, थोड़े बहुत अलग आते हैं, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। थोड़े बहुत अलग आते हैं। देखो इसको आपने p बटे q के रूप में लिख दिया है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या मानी जाती है। लेकिन पाई जो है, जब इसका आप कैलकुलेटर में या गूगल पे मान चेक करेंगे तो 3.14 ऐसे कुछ आता है, मुझे याद तो नहीं, बहुत लंबा, तो ऐसा कुछ आता है। मतलब ये जो पाई का मान होता है, आप गूगल पे चेक करना, और पाई का मान जो आता है वो कैसा आता है? अशांत। अशांत के साथ कैसा कैसा आता है? अनावर्ती। और हमें पढ़ाया गया है आज स्टार्टिंग में ही कि सर अशांत भी है, अनावर्ती भी है, तब ये हमेशा अपरिमेय होगा। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 इसका मान क्या है? वह एक परिमेय संख्या है। क्लियर है बातें? बढ़े आगे और बात कर लेते हैं 5 उदाहरण की। 5 बहुत ही आसान उदाहरण लेकर आया हूं, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कौन सी विधि से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड के विधि से। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आपको इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं को आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। बचपन से करते आ रहे हो, आओ आज एक बार आखिरी बार फिर से, है ना। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में ये करने का मौका ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए बोल रहा हूं। 195 है ना। देखो चिल्लाते चिल्लाते थोड़ी सी आवाज गायब हो गई, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन सभी क्लासेज लेनी होती हैं, दिन रात पढ़ाना होता है ना। चलो कोई बात नहीं। ये जो संख्या है, ये कौन सी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रही है? क्या 2 से हो रहा है? नहीं सर। लास्ट में 5 आ रहा है, 2 से विभाजित नहीं होगा। क्या 3 से हो रहा है? 9 1 10 5 15, 3 से हो जाएगा।
तीन छक 18 और तीन पंजे 15, फिर से 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 13 पंजे 65, है ना। और किससे हो जाएगा, 13 से हो जाएगा। तो 195 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 13। ये तो सर सबको आता है। 240 को क्या लिखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उदाहरण नंबर 2 की तरफ। ये सभी उदाहरण उसी बुक से है जिस बुक की आप डिमांड कर रहे थे, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 90 तथा 140 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या कहता है। एचसीएफ बोलता है कि सभी उभयनिष्ठ संख्याओं को ले लो, सभी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं को ले लो, सभी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं को ले लो, और कैसे लेना है, विथ मिनिमम पावर, कम घात के साथ, कम घात के साथ, या कम से अच्छा है लिख दो न्यूनतम घात के साथ। सर क्या लिख दिया, कुछ पता नहीं चला, ये ठीक है, अभी पता चलेगा जब सवाल करवाऊंगा। तो न्यूनतम घात के साथ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में आपको सभी अभाज्य संख्याएं लेनी, यहां उभयनिष्ठ लेना है, कॉमन लेना है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, कॉमन। लेकिन यहां एलसीएम में आपको सभी संख्याएं ले लेनी है, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं। और यह किस प्रकार लेनी है भाई, सभी अभाज्य संख्याएं लेनी है आपको, और उच्चतम घात के साथ। कैसे, उच्चतम घात के साथ। दोनों बातें क्लियर हैं, नहीं सर नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है, यहां पर क्लियर होंगी, क्योंकि जब इनको हम सवाल में अप्लाई करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 90 की बात करते हैं, और 90 को जल्दी से मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बता दो 90 का क्या होगा। सर 2 से काट दो 45 आ जाएगा, सर 3 से काट दो 15 तियां 45 होता है, सर फिर से 3 से काट दो 3 पंजे 15 होता है, और 5 से काट दो 1 आ जाएगा। क्लियर है। 90 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणे, हमेशा घात के रूप में लिखेंगे। घात के रूप का क्या मतलब है कि 3 2 बार आया है तो इसको लिख देंगे 3 की घात में 2 गुणे 5, ठीक है। 90 के बाद क्या है, 144। 90 के बाद क्या है, 144। 144 का भी निकाल देना जरा, 144 का भी निकाल दो जरा सा। सर 2 से काट दो 72 आ जाएगा, सर फिर से 2 से काट दो 36 आ जाएगा, फिर से 2 से काट दो 18 आ गया, फिर से 2 से काट दो 9 आ गया, 3 से काट दो 3 आ गया, 3 से काट दो 1 आ गया। 2 आ गया 4 बार तो मैं लिखूंगा 2 की घात में 4, और 3 आ गया 2 बार तो लिख दूंगा मैं 3 की घात में 2। याद रखेंगे, याद रखेंगे, यहाँ की सभी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। यहाँ 2 आ रहा है अभाज्य है, 3 आ रहा है 5 आ रहा है, सब अभाज्य हैं। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, सब अभाज्य हैं। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर 4 आ रहा है, भाई 4 घात है ना, घात नहीं देखनी। क्लियर है इतनी बात। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का नियम क्या बताया, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याएं लेनी है। इन दोनों पंक्तियों में, इन दोनों लाइनों में क्या उभयनिष्ठ है, सर 2। सर 2 यहां भी दिख रहा है, 2 यहां भी दिख रहा है, तो 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा। सर 3 भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 को भी लिख दिया। 5 नहीं है, 5 ऊपर तो दिख रहा है, 5 नीचे नहीं दिख रहा। क्लियर है बातें। अब 2 की जो मिनिमम पावर, देखो मिनिमम पावर मतलब न्यूनतम घात लेनी है, तो 2 की यहां पर घात 4 है, यहां पर घात कुछ नहीं है, तो क्या होती है, 1 होती है, जो हम लिखते नहीं। तो आपकी मर्जी है, यहां पर 1 लिखो या ना लिखो। 3 की बात करते हैं, 3 की न्यूनतम घात यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो न्यूनतम 2 हो जाएगी, है ना। दोनों जगह 2 है तो न्यूनतम 2। आंसर कितना आ गया, 2 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 6 बताओगे तो पिटाई कर दूंगा, 9 होता है, और 2 9 8 कितना हो गया, 18 हो गया। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकल के आ चुका है 18। जैसे आपने महत्तम समापवर्तक निकाला, जल्दी से मुझे एलसीएम निकाल के बता दो। एलसीएम, सर एलसीएम का नियम आपने ये बताया था कि सभी उभयनिष्ठ, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन है। यहां पर 2 दिख रहा है, मुझे लिख दिया। यहां पर 3 दिख रहा है, लिख दिया। यहां पर 5 दिख रहा है, लिख दिया। सभी जितनी यूज हुई हैं सबको। 2 दिख रहा है, सर 2 लिख चुके हैं। 3 दिख रहा है, 3 लिख चुके हैं। दोनों लाइन में जितने भी प्रकार की अभाज्य संख्याएं थी सबको उठाया, यहां पर लिख दिया। 2 3 या 5, इसके अलावा कुछ दिख रहा है नहीं। कैसे लेनी है, कैसे लेनी है, उच्चतम घात के साथ। उच्चतम घात, 2 की उच्चतम घात यहां पर 1, यहां पर 4, तो 4 हो जाएगा। 3 की उच्चतम घात 2 ही है ना, यहां भी 2 यहां भी 2, तो निम्नतम उच्चतम सब 2 है। 5 अकेला है बेचारा, तो अकेला ही रहेगा। चलो इनको गुणा करो, 2 की घात में 4 16 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16।
3 की घात में 2 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 16 और 5 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 80 आता है। 80 में 9, 9 अठे 72, 9 अठे 72, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। आपके पास एलसीएम भी आ चुका है, आपके पास एचसीएफ भी आ चुका है। एक काम आप करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे फॉर्मूले का यूज करके। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ही कि सत्यापित भी करो। सत्यापित कैसे करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ले लेना है आपको। 90 गुणे 144 देखना है कितना आ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। उसके बाद आप एलसीएम और एचसीएफ को भी गुणा करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को भी गुणा करेंगे। ये दोनों गुणा बराबर आने चाहिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताएंगे कि क्या ये दोनों गुणा बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्लियर है बातें? बढ़ते हैं अगले उदाहरण पे, उदाहरण संख्या 3 पे। जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले समझाऊंगा फिर बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले समझाऊंगा फिर बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि इसमें नंबर कट जाता है आपका, लिखना नहीं आता आपको। समझना, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। एक हमारे पास संख्या है 4 की घात में n, जहां पर n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, मतलब n का मान आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो। क्या n का कोई ऐसा मान है कि इसका आंसर 0 पे खत्म हो जाए? जैसे n का मान मैं 1 रखता हूं तो 4 की घात में 1 4 हो गया, सर 2 रखने पर 16 हो गया, सर 3 रखने पर 64 हो गया, सर 4 रखने पर 256 हो गया, है ना। ऐसे ही 5 रखने पर कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 1024 आएगा शायद। तो आप देख पा रहे हैं कि n का मान मैं कुछ भी रख रहा हूं, ये 0 पर समाप्त ही नहीं हो रहा, 0 पर नहीं समाप्त हो रहा। ये 4 पे समाप्त हुआ, ये 6 पे, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6। बोल रहा है कि 0 पे समाप्त। ऐसा कोई n है, n का ऐसा कोई मान है कि 0 पर समाप्त हो जाए? क्या n की जगह पर 10 रखने पर 0 पर समाप्त हो जाएगा क्या? पता नहीं सर, इतना गुणा कौन करे। तो इसका एक नियम है, ये नियम नहीं है, ये तो समझाने के लिए बताया। नियम ये है कि जो भी संख्या दी गई है, 10 पे समाप्त कब होता है, 10 पर समाप्त होने के लिए, 10 पर नहीं 0 लिख लो, 0 के लास्ट में भी 10 है, खैर 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। होने के लिए दो गुणनखंड की जरूरत है, दो गुणनखंड, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। जो भी संख्या है उसके पास दो गुणनखंड 2 और 5 कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए, दोनों। ऐसा नहीं कि बस 2 देख लिया 5 देख लिया, दोनों होने चाहिए। जैसे कोई संख्या ले लिया मैंने 20, 20 की घात में n। अब जब आप 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, मुझे 2 और 5 दोनों मिला, मतलब n का आप कोई भी मान रख दो, कोई भी मान रख दो, हमेशा ये 0 पर समाप्त होगा। जैसे 20 की घात में 1 करोगे तो 20 मिल जाएगा, 0 पे समाप्त हुआ। अगर 20 की घात में 2 करते हो तो आपको 400 मिल जाएगा, 0 पे समाप्त हुआ। 20 की घात में 3 करते हो 8000 मिल जाएगा, 0 पे समाप्त हुआ। हाँ, मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएंगे तब तो 0 पर समाप्त होगा। और यहां हमने देखा कि जो 4 संख्या है, ये जो 4 संख्या लिखी है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसका जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 2, इसमें 5 तो है ही नहीं। 5 है क्या? 4 का गुणनखंड क्या, 2 दूना 4, 2 गुणे 2, 5 तो आ ही नहीं रहा। इसलिए n के किसी भी मान पर यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है, दोनों का होना अनिवार्य है। क्या कोई डाउट है यहां तक? ऑल क्लियर है? एक बार जल्दी से बताएंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। चैनल पर दोस्त आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार की बेहतरीन वीडियोज आपको डेली रिकॉर्डेड फॉर्म और लाइव क्लास भी डेली अपनी 8 बजे शाम को चलती है। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हर एक जरूरी अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम हमारी तरफ से पहुंचती रहे। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए ही की जा रही है। सर आपने बताया था कि एग्जाम में कैसे लिखना है, आओ दिखाता हूं। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखा है देखो,
स्पष्ट है कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 पावर ऑफ n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की घात n में 2 आ रहा है, 2 गुणे 2 आ रहा है। इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं कि 4 की घात की n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसको लिखने का कोई और तरीका ही नहीं है। 4 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 ही तो लिखोगे। क्या 2 गुणे 5 लिख दोगे? क्या नहीं लिख सकते हो। ये कौन कहता? मैं नहीं कहता हूं, ये कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने का केवल एक तरीका है। अतः ऐसी कोई संख्या n का कोई अस्तित्व नहीं है जिसके लिए 4 की घात में n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। क्लियर है बातें? क्लियर है तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट उदाहरण संख्या 4 पे। संख्या 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए और इसका LCM भी ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मुझे इसका HCF ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020-22 दो बार पूछा गया है, ध्यान देंगे। 96 को गुणनखंड कर दो। सर 48 होगा क्या? 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई, ये तो आता है ना सबको। 6 हो जाएगा, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये हो गया 96 का। 5 बार 2 1 बार 3, 96 को मैं लिख दूंगा 2 की घात में 5 और 1 बार 3। अब कौन है? 404 भी है, इसको 2 से उड़ा दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर से 2 से उड़ा दो, 101। 101 101 एक अभाज्य संख्या है, याद रखेंगे। 101 एक अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़े में नहीं आता, या तो एक में आता है या तो खुद में आता है। क्लियर है? एक बात और याद रखेंगे कि 1001 जो है वो 7, 11 और 13 से विभाजित होता है, तीनों से। इसका यूज आएगा कहीं ना कहीं, है ना, याद रखना। यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं 404 को क्या लिख दूंगा? 2 गुणे 101। ठीक है, या ऐसे ना लिखें हम, हमें कैसे लिखना है, कैसे समझाया था कि 2 की घात में 2 लिखना है और 101। हमें क्या बोल रहा है कि HCF ज्ञात करो, HCF पहले ज्ञात करो। तो HCF क्या होता है? HCF में मैंने बताया था कि जितने भी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याएं हैं, उभयनिष्ठ यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 लिख दिया। 3 यहां नहीं है, 101 यहां नहीं है, तो केवल 2 ही उभयनिष्ठ हैं। 2 की मिनिमम पावर क्या है? HCF में मिनिमम पावर न्यूनतम घात लेते हैं, और 2 की यहां पर घात 2 है, यहां पर घात 5 है, तो न्यूनतम तो 2 हो जाएगी। 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है, अब 2 की घात में 2 4 आ चुका है, HCF आ चुका है, LCM निकालना है। अब LCM निकालने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि जो नियम बताया गया है, नियम क्या बताया गया है कि आप सभी संख्याओं को लिख लो। यही 3 संख्याएं यूज हो रही हैं, 2, 3 और 101, और इनकी उच्चतम घात के साथ, मतलब 2 की उच्चतम घात 5 है, 3 अकेला, 101 अकेला। या तो आप इसको सॉल्व करें, यहां से आंसर आएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है? हम फॉर्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुणे LCM के बराबर होता है। दोनों संख्याएं क्या हैं? 96, 96 और 96 और 404, 96 और 404। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिया। HCF अभी आपने निकाला, 4 आएगा, तो HCF की जगह पर 4 लिख दो और यहां पर LCM लिख दो। LCM को यहीं रहने दो, तो ये जो 4 है उधर गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो यहां पर 4 आके क्या हो गया? भाग हो गया। 4 से 404 को काटेंगे तो 101 आएगा, और यहां पर गुणा करने पर 9696 आपका LCM आ जाएगा, 9696। यहां से भी आप सॉल्व करेंगे तो 2 की घात में 5, 32 गुणे 3 गुणे 101, 32 तियां 96 गुणे 101, 96 गुणे 101, 9696 हो जाएगा। दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। क्लियर है बातें? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी उदाहरण पर। बात करेंगे उदाहरण संख्या 5 की। ये रहा उदाहरण संख्या 5। दो संख्याओं का HCF 145 तथा LCM 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद एक होमवर्क भी मिलेगा आपको, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। वही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF।
दोनों संख्याएं क्या क्या हैं? दो संख्याओं का एचसीएफ 145 है तो एचसीएफ के नीचे 145 लिख दिया। एलसीएम 2175 है, एलसीएम के नीचे 2175 लिख दिया। एलसीएम दिया है 2175, इसके नीचे लिख दिया। एचसीएफ दिया 145, उसके नीचे लिख दिया। यदि एक संख्या हमें 725 दी हुई है तो दूसरी संख्या मतलब बी का मान आपसे पूछ रहा है, बी का मान आपसे दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं। इसको गुणा करना नहीं है, गुणा करने मत बैठ जाना, अपना टाइम खराब करोगे। गुणा नहीं करना, 725 को उधर ले जाओ, भाग करो पहले। अब काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी मचाओ। किससे काटें? 5 से काटो सर। 5 51 में 5 2 7, 5 चौका 20, 2 22, 5 पंजे 25। और 5 से इसको भी काट दो सर। 5 चौका 20 और 1 21 17 हो गया। 5 3 15 और 2 17, 5 पंजे 25। 145 से 145 को उड़ा दिया तो बी का मान 435 आ चुका है। बी का मान मतलब दूसरी संख्या क्या होगी? लास्ट में आप ऐसे भी लिखेंगे, दूसरी संख्या 435 है, 435 है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में, वाक्य के रूप में पूछा हो तो आपको उत्तर भी वाक्य के रूप में ही करना होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ये रहा जो आपका होमवर्क, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 2021 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और आज के सेशन में इतना ही था। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज भी हो चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होंगी। और अगर आप 10th क्लास में पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब 10th क्लास, या तो आप 9th क्लास में होंगे, 10th की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, या तो 10th क्लास में आप अभी आए हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है आपने 10th क्लास, तब तो ये वीडियो आपके तैयारी में 4 चांद लगा देगी। तो आई होप कि मजा आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया, लेकिन उसके बाद भी अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की दमदार प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।